तो आज फिर से हम आपके सामने हैं कुछ सी प्रोग्रामिंग में ही आगे के चैप्टर्स और आगे के टॉपिक्स पर बात करने के लिए हम लोग फिर से हैं। जैसा कि कल आप लोगों को मालूम होगा कि कल के लेक्चर में या कह सकते हैं जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक सीख गए थे। हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम बनाना हम लोग जान गए थे। फर्स्ट प्रोग्राम में जो हम लोगों ने पहला प्रोग्राम बनाया था उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसमें हम लोगों ने बनाया था कि एक नाम प्रिंट करने का, कि अगर किसी को अपना नाम प्रिंट करना हो यूजिंग सी प्रोग्राम तो हम कैसे अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, बात अभी वहाँ से शुरू हुई है। मतलब अभी आगे बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना है, तमाम सारी चीज़ें, तमाम तरह के प्रोग्राम्स करने हैं, तमाम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने हैं। अभी जो कल हमने प्रोग्राम किया था वो शायद महज 2 या 3 या 4 लाइन का था, लेकिन अब जो प्रोग्राम होंगे लाइनें बढ़ेंगी। लेकिन याद रखिएगा, लाइनें बढ़ेंगी, वो लाइनें आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगी। मतलब जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसा हमारा प्रोग्राम रहेगा, उस अकॉर्डिंग लाइनें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पैटर्न जो हमने प्रोग्रामिंग का कल हमने 2, 4, 5, 6 स्टेप में जो पैटर्न लिखा था कि हेडर फाइल्स, मेन, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, देन आउटपुट, कहीं ना कहीं हमारा ऑर्डर लिखने का तरीका, हमारा सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और उसको अगर अच्छे से देखा होगा डेफिनेटली आज का भी लेक्चर आपको समझ में आएगा। और आज के लेक्चर में हम मोटे मोटे कुछ बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा कुछ टॉपिक्स, मतलब कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स नहीं ले आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आज हम प्रोग्राम्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम एक कॉमन प्रोग्राम लेके चल रहे हैं कि 2 नंबर्स को हम कैसे ऐड करें। अब यहाँ पे हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, लेकिन इन 2 नंबर्स को हम कई तरीकों से लेंगे। मतलब हम पहले 2 नंबर्स के लिए हम कुछ वेरिएबल मानेंगे और ये मान लेंगे, मीन्स एक एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, इनकी वैल्यू गिवन है। तो कैसे प्रोग्राम लिखेंगे इन केस अगर हमें उन 2 वैल्यूज की, 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर गिवन नहीं है और प्रोग्राम कहता है कि भाई आपको इनकी वैल्यूज को किससे देना है, कीबोर्ड से देना है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। तो इस तरह से आज हम 2 नंबर्स को अभी समझने, एडिशन, 2 नंबर्स का एडिशन समझने की कोशिश करते हैं। 2 सिचुएशन बनती है, एक सिचुएशन कि हमें वैल्यू पहले से गिवन है और दूसरी सिचुएशन कि हमें वैल्यू क्या करनी है, देनी है वाया कीबोर्ड की जरिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहली चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास क्या है, हमने बोला है 2 नंबर, तो भाई पहले इन 2 नंबर्स के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, वेरिएबल तो मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने माना कि इन 2 नंबर्स के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल, उन वेरिएबल का नामकरण करना है। कल हमने वेरिएबल के नामकरण, मतलब वेरिएबल का नाम कैसे दिया जाए, कल हमने ये भी बताया था। क्या बताया था, वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या बताया था कि वेरिएबल के नाम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होने चाहिए। क्या बताया था, वेरिएबल के नाम के बीच में ब्लैंक स्पेस या कॉमा सिंबल नहीं होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि यह आपका नंबर क्या है, नंबर 1 है। क्या है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, चलिए ये क्या है, हमारा नंबर 1 है और दूसरा हमारा क्या है, नंबर 2 है। कौन सा नंबर है, नंबर 2 है। ठीक, पहली सिचुएशन हम मान लेते हैं कि हमें नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू क्या है, गिवन है। मतलब पहले से हमें क्या है, इनकी वैल्यूज को दिया गया है। अब एज्यूम कर लीजिए कि नंबर 1 क्या है, हम मान लेते हैं कि नंबर 1 की वैल्यूज क्या हमको दी है, 5 दिया है, और नंबर 2 की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 6 दी गई है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 निकालना है। मतलब हमें नंबर 1 में नंबर 2 को जोड़ना है। अब आपके पास 2 चीज है, नंबर 1 नंबर 2, मतलब नंबर 1 नंबर 2 को डायरेक्टली जोड़ के सीधा प्रिंट करा लें, या इनके जोड़ को, मतलब इनके सम को हम किसी वेरिएबल में क्या कर लें, होल्ड कर लें। तो भाई अगर हम किसी वेरिएबल में इनकी वैल्यूज को हम होल्ड करेंगे तो जाहिर सी बात है एक तीसरा वेरिएबल भी हमको मानना पड़ेगा। तो हम तीसरा वेरिएबल मान लेते हैं एडिशन, मतलब उसकी रिजल्ट के लिए हम उसका नाम दे देते हैं सम। क्या नाम दे देते हैं, सम। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, सम,
num1 num2, जहां पर num1 और num2 की वैल्यू पहले से हम एज्यूम कर लिए हैं कि हमें गिवन है, मतलब हमें दी गई हुई, और इनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। आपको ये भी मालूम है कि वेरिएबल का टाइप भी हमें डिक्लेयर कर लेना चाहिए पहले से, वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर है या रियल है या कैरेक्टर है, किस टाइप का है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो हम जोड़ रहे हैं वो नंबर ही जोड़ रहे हैं, और नंबर अब आपकी मर्जी है कि आप इंटीजर या फ्लोट मानते हैं। तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, इन सभी वेरिएबल्स को इंटीजर टाइप का ही मान लेते हैं। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का ही, मतलब इन वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अब क्या करना है भाई, आपके सामने वेरिएबल है, वेरिएबल की लिस्ट, वेरिएबल के नाम हैं, वेरिएबल की वैल्यूज हैं। अब आपको सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने वाले में क्या करना है, सम बराबर आपको क्या करना है, num1 प्लस num2, यही तो करना है। num1 प्लस num2 आपको यही तो करना है, और इसी सम का रिजल्ट हमें क्या करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देना है, मतलब प्रिंट करा देना है। तो अब जो हमने कल स्ट्रक्चर बताया था आपको कि जब भी हम सी प्रोग्राम लिखेंगे तो सी प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लिखते हैं। उस हेडर फाइल में सबसे पहली हेडर फाइल, या जनरली कम से कम एक हेडर फाइल हमारी क्या होगी, हमारी एक हेडर फाइल क्या होगी, stdio.h होगा। क्या होगा, stdio.h। तो हमने लिखा हैज इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स stdio.h हमने लिख दिया, मतलब ये हेडर फाइल हो गई। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमारा इसके बाद क्या एरिया था भाई, हम कोई और हेडर फाइल हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जब आगे यूज करेंगे तो बात कर लेंगे उसकी। फिलहाल अभी हम केवल एक हेडर फाइल लेके चल रहे हैं stdio.h। अब हमें क्या लिखना है, दूसरा बताया गया था, जो दूसरा स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है, हमें मेन फंक्शन लिखना होता है, मेन की बॉडी। और यहाँ पे मेन की बॉडी हमने कल भी बता दिया था कि अभी तक हम जब तक हम बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे तब तक हम वॉइड मतलब नॉन रिटर्न टाइप मेन यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वॉइड मेन लिख देते हैं। ठीक, वॉइड मेन लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी बॉडी ओपन होती है, बताया गया था आपको बॉडी कैसे ओपन होती है, यूजिंग या वाया कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस मैंने लगा दिया। अब क्या बताया गया था कि भाई कर्ली ब्रेसेस मतलब मेन के ठीक बाद एरिया किसका होता है, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस का होता है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल का टाइप क्या है, तीन वेरिएबल हैं, सम है, num1 है, num2 है, और तीनों ही वेरिएबल किस टाइप के हैं, int टाइप के हैं, मतलब इंटीजर टाइप के हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, int लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, int। किसके लिए लिख रहे हैं, इंटीजर टाइप के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम num1 लिख लेंगे, कॉमा, फिर क्या लिख लेंगे, num2 लिख लेंगे, मतलब दूसरा वेरिएबल। ठीक, और फिर तीसरा वेरिएबल लिख लेंगे, क्या, सम वाला, जिसको हमने माना है, हमने सम लिख दिया। स्टेटमेंट का अंत करने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं, मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देंगे। लगा दिया। क्लियर। अब देखिए भाई, हमारे पास हमने क्या किया, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में जितने प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करने थे उन वेरिएबल्स को हमने क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, मतलब उनका टाइप बता दिया। अब पूरे प्रोग्राम में इन जो वेरिएबल हमने बताए हैं, इन वेरिएबल के अलावा हम कोई और वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। अगर करते हैं, आप कोई नया वेरिएबल आप देते हैं तो प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। मतलब पूरे प्रोग्राम में आपको वही वेरिएबल आपको यूज करना है जिन वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है। अगर आपको लगता है मुझे कुछ और यूज करना पड़ सकता है तो आप उनको पहले डिक्लेयर करिए, तब आगे आप क्या करिए, यूज करिए। अदरवाइज प्रोग्राम आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये हो गया। अब एक चीज, हमें दो वैल्यू पहले से मालूम है, किसकी, num1 की वैल्यू मालूम है, num2 की वैल्यू मालूम है। तो अब सिंपल सा आप लिख दो, याद होगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, उसी अकॉर्डिंग आप लिख दो। क्या, num1 बराबर क्या है आपका, 5 है, तो हमने क्या लिख दिया, num1 बराबर 5। num2 बराबर हमारा क्या है, 6 है, हमने num2 बराबर क्या लिख दिया, 6। याद रखिएगा num1 num2 के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। अगर बोर्ड पे दिखेगा तो आप लोगों को लिखना भी नहीं है, बोर्ड पे दिखना अलग बात है। num2 बराबर 6 कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आपने num1 लिख दिया, num2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है। मतलब फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, सम बराबर num1 प्लस num2। वही अर्थमेटिक क्या इंस्ट्रक्शंस हम यहां लिख देंगे। क्या करते हैं हम, सम बराबर
num1 प्लस num2, क्या लिख देंगे भाई, num1 प्लस num2 लिख देंगे। ओके, सेमीकोलन लगाए, स्टेटमेंट का टर्मिनेशन करना था। अब देखिए 5 और 6 कहां आ चुका है, 5 और 6 आपका कहां आ चुका है, num1 और num2 के पास आ चुका होगा। अब 5 और 6 जुड़ के कितना हो गया, 11 हो गया होगा। और 11 किस में होल्ड हो गया होगा, 11 किस में होल्ड हो गया होगा, सम में होल्ड हो गया होगा। इट मींस सम के पास रिजल्ट आ चुका है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, किसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, हमें सम की वैल्यू को प्रिंट कराना है। अब हमें प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखना होगा। कल हमने जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखा था वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए था। आज हम जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे वह किसी की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए भी होगा। मतलब स्टेटमेंट प्रिंट ऑफ में दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक जब आपको कोई कॉमन मैसेज देना हो तब, जो कल वाला बताया था नाम वाला, और एक दूसरा जो आज बताने चल रहे हैं वो आपका प्रिंट ऑफ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे, पहले प्रिंट एफ लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। आपको मालूम है प्रिंट एफ के सेट में क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, वो पैटर्न सेम है हमारा। ठीक, हमें किसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है, सम की वैल्यू को। तो हम क्या अब स्टेटमेंट बना सकते हैं आप अपनी मर्जी। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ टू नंबर इज, हम ये भी कह सकते हैं num1 प्लस num2 इज। मतलब आप क्या स्टेटमेंट बनाना चाहते हो वो अपने अकॉर्डिंग बना लो, जो आपको सुटेबल लगे कि हाँ भाई इसके लिए यह स्टेटमेंट क्या होगा, सूट करेगा, यह स्टेटमेंट सही रहेगा। बशर्ते स्टेटमेंट ऐसा लिखें कि जब आउटपुट स्क्रीन पर आए तो जो दूसरा यूजर उसको देखे आसानी से समझ जाए कि आप उसको दे क्या रहे हो, आप उसको क्या प्रोवाइड करा रहे हो, समझ जाए कि क्या मिल रहा है हमें, वो समझ जाए कि मुझे दो नंबर्स का एडिशन मिल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन स्टेटमेंट हम लिखते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स देखिए भाई वहां पे स्पेस कम है, साथ ही मैं नीचे लिख रहा हूं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज। ठीक, इतना लिख दिया। अब इतना लिख दिया तो इतना प्रिंट होके आ जाएगा। अगर हम इन्वर्टेड कॉमा यहां क्लोज कर दे, ब्रैकेट बंद कर दे, इतना लिख के आ जाए, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जो सम में होल्ड हुई वैल्यू है उसका रिजल्ट भी हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो अब हम यहां लिखते हैं %d। आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि अचानक एक %d कौन सी चिड़िया बता दी है, अभी तक तो कल प्रिंटअप पे चल रहे थे, आज %d भी बता दिया। तो %d, %c, %f ये आपका क्या होता है, सी में जो हमारे फॉर्मेट, जो हमारा क्या होता है डेटा टाइप होता है, इन डेटा टाइप का सी में फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। मतलब अगर हमें प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर करनी है तो डायरेक्टली वेरिएबल के नाम से स्टोर नहीं कर सकते, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर सी में पहले से कहीं प्रोग्राम में वैल्यू कहीं स्टोर्ड है और उसे हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, मतलब हमें उसे क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो भी वैल्यू की प्रिंटिंग भी हम यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर ही कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ऊपर यहां पर कॉमन जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो तीनों डेटा टाइप मैंने अभी तक बोले हैं, उन डेटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दे रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि हाँ कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए होता है। देखिएगा INT अगर होता है डेटा टाइप, अगर आपने क्या लिखा है, INT लिखा है, उसके लिए %d होगा। ओके, अगर आपने डेटा टाइप को फ्लोट डिक्लेयर किया है किसी वेरिएबल को, तो उसके लिए क्या होगा, %f होगा। ओके, अगर आपने कैर दिया है कहीं, कैरेक्टर के लिए टाइप कर लिया है, तो आप क्या लिखोगे भाई, %c लिखोगे। अर्थात जो ये तीनों हुए %d, यही आपके क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर बोला जाता है कभी कि निम्न में से कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो आप समझ जाओ किसकी बात कर रहा है, %d समथिंग वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने %d क्यों लिखा, क्योंकि हम किसका रिजल्ट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, सम का। और सम किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d है। इस वजह से हमने यहां क्या लिखा, %d लिखा। ओके, अब इतना लिखने से ही केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी %d लिखा, लेकिन %d किसके फेवर में लिखा है, क्योंकि यहां तो तीन वेरिएबल है ना, num1 भी है, num2 भी है, सम भी है।
तो परसेंट डी किस वेरिएबल के फेवर में लिखा है, वो उस वेरिएबल की लिस्ट या उस वेरिएबल का नाम यहां लिखना पड़ेगा। तो आप किसके लिए लिख रहे हैं भाई, आप सम के लिए लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सम यहां लिख देंगे। ठीक, सम। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग, बंद कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। किस लिए, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, आई थिंक हमारा आउटपुट क्लियर है, हमारा सब कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे ब्रैकेट, क्योंकि अंत में क्या होता है, बॉडी क्लोज हो जाती है। आपको याद होगा मैंने बोला था पहले हेडर फाइल लिखते हैं, मैंने लिखा कल की तरह। मैंने बोला था मेन लिखते हैं, कल की तरह मैंने फिर लिखा। फिर बोला था मेन की बॉडी ओपन होती है कर्ली ब्रेसेस के जरिए, मैंने बोला हाँ बोला था, आज फिर लिखा। कल मैंने बोला था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, लेकिन फिर ये भी बोला था कि स्किप कर सकते हैं अगर कहीं प्रोग्राम में नहीं यूज हो रहा है तो कल वाले प्रोग्राम में नहीं था क्योंकि एक नाम प्रिंट कराना था, आज वाले प्रोग्राम में है इसलिए मैंने टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखा। कल वाले प्रोग्राम में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बोला था लिखते हैं या आउटपुट और ऐसा समथिंग, तो आउटपुट और यहाँ आउटपुट या इनपुट की कोई बात नहीं आई, इस तरह मैंने उसको स्किप किया, अर्थमेटिक वाले इंस्ट्रक्शंस को लिख दिया क्योंकि यहाँ जरूरत थी। फिर जब हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिख लिए, अब फिर हमें क्या, हमने बोला था क्या डिस्प्लेइंग फंक्शन या आउटपुट फंक्शन लिखना होता है, आउटपुट स्टेटमेंट लिखना होता, फिर मुझे जरूरत पड़ी, मैंने फिर लिख दिया, फिर हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर बताया था इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं। देख लो भाई, बॉडी को क्लोज कर दिया। जो मैंने कल स्टेप लिखे थे, जो लास्ट प्रोग्राम में आपका चैप्टर 1 था, उसमें जो मैंने समझाया था प्रोग्राम को लिखने का पैटर्न जो बताया था, आप उस पैटर्न से मैच कर लेना। अगर मैच ना करे तो आपका प्रोग्राम गलत है। और जहां मैंने जो चीजें बोली हैं, आपको फ्रीडम दिया है कि इस चीजों को स्किप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई बात नहीं कर रहा तो आप उसको स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी जरूरत है तो आप उसको यूज भी करिए और वहीं यूज करिए जहां उसकी जगह है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जगह जहां है वहां नहीं, उसके आगे पीछे भी यूज कर लेते हैं। लेकिन आप सिस्टम से मत हट, आप सिस्टमेटिक तरीके से रहिए, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे तो हम कभी भी किसी एक दूसरे प्रोग्राम से कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ऑनलाइन कोई प्रोग्राम देखेंगे, सॉल्यूशन हो सकता है मैं जो प्रोग्राम बता रहा हूँ ऑनलाइन प्रोग्राम आप देखो, आपको लगे कि सर वाला आसान है, वहां वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि उनका अपना पैटर्न है भाई, वो लिखने का तरीका है। तो हम आपको जो लिखने का तरीका बता रहे हैं, आप इसी तरीके से लिखिए। इस तरीके में आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को आसानी के साथ सॉल्व कर ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे, और बिना किसी गलती के आए आप प्रोग्राम एक बार लिखोगे और कह दो भैया रन करा लो, रन ना करे तो बताना। मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, वो पैटर्न हमें भूलना नहीं है। अगर पैटर्न भूलेंगे तो डेफिनेटली आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। फिर से हम बोल रहे हैं, कल भी बोला था मैंने, आज भी बोल रहे हैं, अगर पैटर्न भूला, अगर छोटी से छोटी चीजों पे आपने ध्यान नहीं दिया, प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। और छोटी से छोटी चीज बहुत माइनर सी चीजें हैं, एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार ध्यान दोगे, 11वीं बार रट जाएगा आपको अपने आप। आपका पेंसिल वहां सेमीकोलन बनाने वाली जगह सेमीकोलन बना देगा, और आपका पेन जो है जहां प्रिंट ऑफ लिखना वो प्रिंट ऑफ लिख देगा। कंप्यूटर में कीप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वहां जो चीजें लिखनी लिख, आपको मालूम नहीं, ऑटोमेटिक आपकी हैबिट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा हो गया, आउटपुट हो गया। जब हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे तब जब हमें 2 वैल्यू गिवन होगी, और तब हम कैसे, अब ऐसे मान लो अगर 2 नंबर का घटाना करना हो तो दोनों नंबर दिए होते तो क्या करते भाई, माइनस कर देते, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देते, हो गया। डिवाइड करा होता, भाग लगाते, कर देते, परसेंट ही हो गया। कुछ और कहा होता, कुछ और करते, गुणा करते, गुणा का सिंबल लगाते, हो जाता हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 नंबर हमें पहले से गिवन है और उनकी प्रोग्राम लिखने हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 2 नंबर का एवरेज निकालना हो, 2 नंबर का भाग करना हो, या जो भी इस तरह के सिमिलर ऑपरेशन, जोड़ना घटाना ही नहीं, जो भी इस तरह के छोटे मोटे फॉर्मूला बेस्ड जो ऑपरेशन होते हैं और उनकी वैल्यूज पहले से नोन है आपको, उनको आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम मान लेते हैं, एक पल के लिए मैंने मान लिया कि जो num1 है और num2 है, दूसरा प्रोग्राम है, उस सिचुएशन में बना लिख रहे हैं। हमने मान लिया कि num1 और num2 अननोन है, मतलब num1 num2 हमको मालूम नहीं है। हमें इनकी वैल्यू को कीबोर्ड से क्या करना है, इंटर करना है, मतलब देना है। तब हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, चलिए देखते हैं। वही सिस्टम, वही चीजें, वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही, वही डेटा टाइप मान लेंगे हम, बस हमें चेंज यहां करना है। ठीक है, देखिएगा पहले क्या लिखेंगे भाई, हैज इंक्लूड। क्यों लिख रहे हैं, जान रहे हैं आप लोग, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आज, अब नहीं बोलेंगे हम, आप लोग अब खुद रटोगे या समझोगे। ठीक, इंक्लूड stdio.h लिखा, हेडर फाइल लिखा जाता है। फिर हमने लिखा वाइड मेन, क्योंकि लिखा जाता है, पैटर्न है इसका।
अब इसके बाद हमने लिखा क्या, हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना था, हमने डिक्लेयर किया। क्या क्या वेरिएबल थे, सम था, num1 था, और क्या था, num2 था, सेमीकोलन लगा दिया। क्या बोला गया कि भाई अब की बार इस प्रोग्राम के लिए num1 और num2 क्या है, आपके अननोन है, मतलब num1 num2 की वैल्यू आपको पहले से मालूम नहीं है, आपको कीबोर्ड के जरिए इनकी वैल्यू को क्या करना है, इंटर करना है। तो अब हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे कि कीबोर्ड मतलब यूजर को पता चल जाए कि उसे क्या करना है, वैल्यू इंटर करना है, किसकी, num1 num2 की। तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, printf मैसेज दे रहे हैं, इंटर द नंबर 1 num1 एंड num2, एक साथ हम दे दे रहे हैं भाई, स्टेटमेंट को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, साथ एक साथ दे दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे इनवर्टेड कॉमा लग जाएगा। क्या लिखा मैंने, printf लिखा, इनवर्टेड कॉमा के अंदर इंटर द num1 एंड num2, और इनवर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट लगाया, सेमीकोलन लगाया, स्टेटमेंट अंत हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट ऐसे स्क्रीन पर लिख करके क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, आ जाएगा। अभी इनपुट गया नहीं है, केवल इनपुट के लिए मैसेज आया है, अब इनपुट देना है। तो इनपुट अगर हमें कहीं कोई वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अननोन है, और उसकी वैल्यू को हमें देना है, तो उसके लिए हम सी प्रोग्राम में किस फंक्शन का यूज करते हैं, स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। और स्कैन मतलब स्कैनर इनपुट डिवाइस है, समझ जाओ कि इनपुट के लिए यही होगा, ठीक। तो स्कैनफ किस फंक्शन का यूज करेंगे, स्कैन एफ का यूज करेंगे, ठीक। अब स्कैनफ में कितनी वेरिएबल्स की वैल्यू को आपको इनपुट करना है, दो। कितनी, दो वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करना है। दोनों वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है यहां पर, मतलब इनवर्टेड कॉमा का सेट लगाया आपने, यहां पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। जितने वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करेंगे उतने नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लिखेंगे। तो हम किसकी वैल्यू देना चाहते हैं, num1 num2 की। मतलब कितनी बार %d लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। लिख दिया हमने, यहां पर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा। अब देखिए इतना करने से काम नहीं चला, बस हमने ये बताया कि भाई दोनों वेरिएबल किस तरह के इंटीजर टाइप हो गया। लेकिन कौन सा %d, मतलब कौन सी वैल्यू जब आप कीबोर्ड से दोगे किस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो यहां पे एड्रेस ऑपरेटर के साथ, एड्रेस ऑपरेटर का साइन होता है एंड num1 लिखेंगे आप, एंड num2 लिखेंगे आप, ठीक। बंद कर देखिएगा फिर से, स्कैनफ इनवर्टेड कॉमा का सेट लगता है, इसी के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे जाते हैं, कॉमा, फिर एड्रेस ऑपरेटर साइन लगता है, और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके फेवर में पहली वाली वैल्यू देना चाहते हैं। अब आपकी मर्जी, num2 लिखते हैं कि num1 लिखते हैं, आपकी मर्जी, कोई बाउंडेशन नहीं है। बशर्ते जो भी लिखेंगे, यहां जो वैल्यू देंगे आप जब कीबोर्ड से, तो वो वैल्यू जाके इसी वेरिएबल में क्या होगी, स्टोर हो जाए। यहां का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहां का ऑर्डर मैटर करता है, ठीक। ये हो गया हमारा। तो इनपुट वाली लाइन हो गई। तो हमने क्या बोला था, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस के बाद कौन सी लाइन लिखते हैं, आउटपुट और इनपुट वाला लाइन लिखते हैं। तो भाई देख लो, ये आउटपुट वाला है, ये इनपुट वाला है, हुआ कि नहीं हुआ, उस पैटर्न में आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, अब हमें क्या, अब तीसरा स्टेप अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की बात आ रही है, मतलब जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, वही फॉर्मूला लिख दो, सम बराबर num1 प्लस num2। क्या लिखेंगे भाई, num1 प्लस num2 लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या होगा, जो वैल्यू आप यहां से देंगे, num1 की वैल्यू कुछ दिया आपने, वो वैल्यू यहां से उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि प्रोसीजर सही था, एक्सेप्ट किया, यहां आया, जोड़ के रख लिया, किसमें, सम में। अब सम की वैल्यू जैसे यहां आपने स्टेटमेंट लिखा था, वही स्टेटमेंट आप फिर से लिख दो। क्या, प्रिंट एफ दिख रहा है ना, प्रिंट एफ आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू नंबर्स। क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू नंबर्स। अब उधर नहीं जा रहे, नीचे लाइन ब्रेक करके लिख दे रहे हैं हम, इज %d, क्योंकि जो हमारा जो क्या नाम है, जो सम है वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d। तो लिख दीजिए %d, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने, कॉमा। अब ये %d किसकी वैल्यू के प्रिंट करने के लिए लिख रहे हैं भाई, सम के लिए। तो लिख दो, क्या दिक्कत है, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो लिख दिया हमने, ठीक है, सम। अभी क्या बचा है, अभी एक चीज हमने गलती करी है, क्या गलती करी हुई है, अभी मेन की बॉडी हमने बंद नहीं करा है। अब हम क्या करते हैं, मेन की बॉडी को यहां पर बंद कर देते हैं।
अब देखिएगा, दो प्रोग्राम मैंने बताए, दोनों सेम प्रोग्राम हैं, बस पहला वाला प्रोग्राम था सिर्फ 5 और 6 जोड़ के 11 ही देगा, और ये वाला प्रोग्राम है कि आप इसको रन कराते जाओ, रन कराते जाओ, रन कराते जाओ, आप हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दो और हर बार एक नया नया क्या करेगा ये आउटपुट आपको। मतलब दूसरे वाले प्रोग्राम में जो अभी भी बताया है उसमें num1 num2 आप कीबोर्ड से बार बार दे सकते हैं। मेरी मर्जी है, मैंने 5 और 6 दिया, फलाए आए उन्होंने 10 और 11 दिया, किसी आए कुछ और दे, मतलब लोग आते जा रहे हैं, प्रोग्राम को रन कराया, वैल्यूज दे रहे हैं, आउटपुट उनको मिलता चला जा रहा है। अब आप अगर इस तरह से आप प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि भाई आप इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर पे जाके टाइप कर देना, अगर आउटपुट ना आएगा तो बताना, ना रन किया तो बताना, डेफिनेटली रन करेगा, 100% श्योर है प्रोग्राम रन करेगा। तो इस नाते हम श्योर है क्योंकि हमने पैटर्न को फॉलो किया है। मतलब फिर बोल रहे हैं, आप प्रोग्राम को लिखने का पैटर्न जो मैंने कल बताया उस पैटर्न को मत भूलिएगा, उस पैटर्न के तहत हम फॉलो करेंगे। बस इतना जान लो, हर बार उतना ही हम लोगों के सामने नया आएगा जितना कि क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन हर बार नया आएगा, बस उतने ही कॉन्सेप्ट हमारे पास नए आएंगे, बाकी हैज इंक्लूड वाइड समथिंग इंटीजर सब प्रिंटफ स्कैनफ सब पहले जैसा रहेगा, लिखने का पैटर्न वही रहेगा, स्टेटमेंट बदलेगा, डेटा टाइप कहीं जरूरत पड़ी बदलेगी, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा। अगर हमें पहले इनपुट देने का लाइन लिखना है तो लिखना है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं तो लिखने हैं। हाँ, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस दूसरे हो सकते हैं, मतलब भाई यहां जोड़ना था तो जोड़ने का फॉर्मूला, कहीं एवरेज, कहीं परसेंटेज तो कहीं परसेंटेज, कहीं एग्रीगेट तो एग्रीगेट का फॉर्मूला, लेकिन होगा वही, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस उसी को तो कहते हैं आप, तो वो अपनी जगह पर ही लिखा जाएगा। ठीक, और फिर इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, प्रोग्राम को कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज प्रोग्राम समझ में आ गया होगा कि अगर एक लाइन प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसा कि कल बताया था। अब हमने जो प्रोग्राम बताया बहुत बेसिक प्रोग्राम्स बताए हैं और बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, बेसिक्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि कुछ प्रोग्राम्स आपको इसी वीडियो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम तमाम सारे कुछ क्वेश्चंस नोट करेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कोशिश करेंगे, किसी कमेंट में ही आप लोग इसको क्या करेंगे, हमें कमेंट करके बता देंगे। जिसका सही होगा उसका हम रिप्लाई कर देंगे, या जिसका कहीं भी कुछ होगा मतलब उसका हम करेक्ट करके या सही भी करके, आप जो भी कुछ होगा, हम कुछ क्वेश्चंस करीब कह सकते हैं 8-10 क्वेश्चन हम आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और उसका जहां सही होगा, गलत होगा, कहीं कुछ होगा, दिक्कत होगी, तो फिर हम उन प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, एक बार उसकी वीडियो हम बना देंगे, और ताकि आप लोग उसको भी। लेकिन हाँ, पैटर्न फिर बोल रहे हैं, कई बार बोल चुके हैं, पैटर्न को मत भूलिएगा। जितनी चीजें मैंने कल बताई, कल मींस जो लास्ट लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में जो बताया, उस लेक्चर को आप जरूर देखिए, बार बार देखिए, 10 बार देखिए, हर तरीके से देखिए, हर तरीके से समझिए, हर पॉइंट को देखिए। अगर आप उन पॉइंट्स को समझ गए, डेफिनेटली आगे के जो चैप्टर्स बहुत आसानी से खींचने वाले हैं, बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे। आप 5 दिन में आप प्रोग्रामिंग लर्न कर लोगे पूरा, मेरी गारंटी है। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो अब बंद करें, चलते हैं। तो ठीक है, अब बाकी कुछ तो बोलेंगे नहीं, आप लोग अपना देख लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त यार होंगे उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिनके काम का ये वीडियो होगा उनको शेयर कर दीजिए, जो भी और प्रोग्रामिंग वाले जिनको हम नहीं शेयर कर पाएंगे, आप लोग के अगर कोई जानने वाला होगा जिनको प्रोग्रामिंग कठिन लगती होगी, उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।